तो क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में आज हम 9 अंक पक्का करने वाले हैं और साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पर हम संपूर्ण कथा नाटक कौमुदी का दी एंड भी करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के पात्र के चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, इन सभी टॉपिक्स को आज हम अच्छे से फिनिश करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आधा पौने घंटे में आपका पूरा का पूरा ये कथा नाटक कौमुदी एकदम सिमट जाएगा। इसके बाद मेरे भाई आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम किस क्रम में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पात्र का चरित्र चित्रण देखेंगे, उसके बाद प्रश्न का संस्कृत उत्तर पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो पात्र का चरित्र चित्रण पर आते हैं बिना किसी देरी कर के। तो टॉपिक 1 है पात्र का चरित्र चित्रण। आइए इसको जो है पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, 15 से 20 मिनट का। उसके बाद मेरे भाई 10-15 मिनट में पूरा का पूरा ये दोनों टॉपिक हम निपटा लेंगे। और यहाँ पर मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले पीपीटी में ही या पहले क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र के चरित्र चित्रण को रख दिया है। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पात्र के चरित्र चित्रण आ रहे होंगे। 7 सेट बनता है ना, 7 सेट में इसी में से जो यहाँ पर मैंने 5 पात्र के चरित्र चित्रण रखे हैं, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा। हालांकि मैंने आखिरी में लगभग 10 में पात्र के चरित्र चित्रण लेकर के आया हूं। जो भी और पढ़ना चाहते हैं पात्रों के बारे में, तो कथा नाटक कौमुदी वाले सेक्शन में तो उन पात्र के चरित्र चित्रण को भी वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 5 पात्र के चरित्र चित्रण को सबसे पहले बता देता हूं। तो पहला हमारा है महात्मा संस्मरण पाठ के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले पात्र के चरित्र चित्रण पर। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पात्र का चरित्र चित्रण है मेरे भाई। तो परिचय लिखना है आपको। सबसे पहले हेडिंग बनाना बहुत ही जरूरी है। आपने कॉपी देखा होगा, जब मैंने चेक किया तो स्टूडेंट ने हेडिंग नहीं बनाया था, तो उस कारण से भी अंक जो है कट गए थे। तो इस कारण से हेडिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 अंक का चरित्र चित्रण आता है, तो आपको 4 हेडिंग कम से कम बनानी है। तो आपको सबसे पहले परिचय लिखना है। परिचय में क्या लिखना है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जाता है। मोहनदास मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, और कब हुआ यह भी पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। ये जो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के 2 से ढाई वाक्य हैं, अगर आपने इस वाक्य को आपको मतलब एकदम कंठस्थ कर लेना है, मतलब नींद में भी कोई पूछे तब भी आपको बताना है, क्योंकि यहां से भी अगर ये जो 3 लाइन देख रहे हो ना, इसको आपने तैयार कर लिया, एक बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर एक संस्कृत उत्तर लिखने के लिए जरूर से जरूर यहां से सवाल बनेगा। ये गारंटीड है, हर सेट में बनेगा। इसको आपको अवश्य तैयार करके जाना है। भूल कर मतलब ये 3 वाक्य सबसे पहली बात एकदम मतलब इतना ज्यादा याद कर लो कि मैं क्या कहूं। इनकी माता एक धर्मपरायण स्त्री थी जिनका पर्याप्त प्रभाव गांधी जी के चरित्र पर पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो आइए विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो सत्यवादी, गांधी जी सत्यवादी थे। तो गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र नाटक देखा था। इस नाटक का इनके कोमल मन पर प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प कर लिया और आजीवन पालन भी किया। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने सत्य का अवलंबन नहीं छोड़ा। ठीक है, यानी ये सत्यवादी थे, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। नैतिकतावादी, गांधी जी पर्याप्त नैतिकतावादी थे। अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि कदापि नहीं होती थी। उनके गुण का पता इसी बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर ने कक्षा के बच्चों से केटल शब्द लिखने को कहा या लिखने के लिए कहा, तब इन्होंने केटल शब्द को अपनी कॉपी पर गलत ही लिखा। अध्यापक के कहने पर भी इस शब्द को नकल करके सही नहीं किया। यानी कि यह नैतिकतावादी थे, अनैतिक कार्यों को यह बिल्कुल भी नहीं करते थे। ठीक है, यानी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में वहीं पर मिल जाए कि कहीं से भी नकल करने का मौका मिल जाए, फिर देखो 5 मिनट में पूरा पूरा पेपर एकदम तहस नहस करके आ जाएंगे। ठीक है, उसी जगह पर अगर आपको ही नहीं, अगर किसी को भी मिल जाए वैसे लगभग, तो यहाँ पर लेकिन गांधी जी वैसे कार्यों को नहीं करते हैं। ठीक है, यानी अनैतिक कार्यों को नहीं करते, केवल मतलब इस कारण से यह नैतिकतावादी थे। उपेक्षितों के नेता, महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर रहे। अपने इसी आचरण के कारण इन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ये
कुलियों के वकील कहलाते थे। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में दो वर्ग चलते थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग। तो उसमें जो है ये कुलीन वर्ग के जो है वकील कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रेम और एकता के अग्रदूत। तो प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। इन्होंने इनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यही कारण था कि इनके पीछे भारत के ही करोड़ों नागरिक नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों के भी करोड़ों नागरिक खड़े रहते थे, अर्थात इनका समर्थन करते थे। यानी ये प्रेम और एकता के अग्रदूत थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मैं लेकर के आया हूँ 6 हेडिंग्स। ठीक है, परिचय और निष्कर्ष के साथ ओवरऑल 8 हेडिंग्स हैं। आपने केवल 4 हेडिंग को ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दिया मेरे भाई, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, पूरे के पूरे अंक। तो आपको कितना पेज में लिखना है, 1.5 पेज में, कम से कम 1.5 से 2 पेज होना चाहिए। ठीक है, 2 पेज से ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 1.5 से 2 पेज तो कम से कम होना चाहिए। स्वदेशी वस्त्रों के पक्षधर या स्वदेशी के पक्षधर, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। अपनी इसी विचारधारा के कारण गांधी जी ने बंबई में विदेशी वस्त्रों को की होली जलाई, यानी विदेशी वस्त्र जो भी थे उसको होली के रूप में होलिका दहन कर दिया, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने भारतीयों को बताया कि इस विदेशी वस्त्र पहनना पाप है और स्वदेशी वस्त्रों को जलाकर अब हमने अपने पाप को जला दिया है, यानी विदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपने पाप को जला दिया है। भेदभाव के विरोधी, तो गांधी जी व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं रखते थे। ठीक है, या भेद नहीं मानते थे, भले ही वह किसी भी जाति, रंग अथवा लिंग का क्यों ना हो। इन्होंने अपने मतलब अनेक कष्ट उठाकर इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया और वहां विजयी होकर लौटे। और दक्षिण अफ्रीका से वह कब लौटे या भारत कब वापिस आए, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, सन 1914 ईस्वी में वह वापस आए। निष्कर्ष, अतः कहा जाता है कि गांधी जी सत्यवादी, नैतिकतावादी, रंगभेद विरोधी इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों से युक्त भारत माता के सच्चे सपूत तथा मानवता के पुजारी थे। उनके स्थान की पूर्ति सर्वथा संभव है। ठीक है, अगर गांधी जी पर निबंध लिखने के लिए भी जैसे इतिहास में आ सकता है, तो इतिहास के विषय में तो दूसरा चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, को मुख्य रूप से जो है गांधी जी के ऊपर ही केंद्रित वह अध्याय है। तो आपको उस चैप्टर में गांधी जी पर अगर निबंध लिखने के लिए आता है, आप अगर यह भी लिख करके आते हो तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी यह एक महत्वपूर्ण है। और हिंदी में भी अगर गांधी जी के ऊपर अगर निबंध लिखने के लिए आता है तब तब भी आप यही लिख देते हो, आपके 7 अंक वहां पर पक्के हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक, ये पात्र का चरित्र चित्रण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। तो कार्डिको जीमूतवाहन पाठ के आधार पर जीमूतवाहन का पात्र का चरित्र चित्रण। ठीक, तो अब देख लेते हैं, तो कार्डिको जीमूतवाहन पाठ के आधार पर जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो परिचय, जीमूतवाहन विद्याधर जाति का और गंधर्व राज जीमूत केतु किसका पुत्र है, जीमूत केतु का पुत्र है। उनकी पत्नी का नाम मलयवती है और परोपकारी, दयालु, मातृ पितृभक्त, असाधारण व्यक्ति का प्राणी है। तो आपको यह वाक्य पता होना चाहिए, दोनों वाक्य, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न या जो है लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, संस्कृत में उत्तर जो लिखने के लिए आता है उसमें भी सवाल आ सकता है कि इनके पिता का नाम क्या था जीमूतवाहन के, तो जीमूत केतु था। इनकी पत्नी का नाम मलयवती था। ठीक, ये पता होना चाहिए। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। त्यागमय जीवन, पहला हेडिंग आपको डालना है त्यागमय जीवन। जीमूतवाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। ठीक है, कहानी आप सुनिए ध्यान से, कथा है तो कथा के रूप में सुनिए। ठीक, क्रमशः शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है। शंखचूड़ की माता की करुण क्रंदन यानी रोना धोना सुनकर जीमूत वाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चली जाती है और गरुड़ के द्वारा रक्त पिए जाते हुए भी तनिक विचलित नहीं होता, चला जाता है। ठीक, चला जाता है और तनिक विचलित नहीं होता, यह उसके महान त्याग का परिचायक है। ठीक, तो यहाँ पर चली नहीं, चला हो जाएगा। तो यानी वह लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चला जाता है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर क्या है, निर्भीक। तो निर्भीक पर आते हैं, तो क्या है, जीमूत वाहन निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के
भक्षणार्थ जाने के लिए वह तनिक भी विचलित नहीं होता। ठीक, वह निडर है, निर्भीक है, कभी न डरने वाला। गरुड़ के द्वारा पेट फाड़ दे डालने पर भी उसकी मुख कांति मलिन नहीं होती। वह गरुड़ को अपने रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए कहता है। इससे उसकी निर्भीकता सिद्ध होती है, यानी कि वह अपने आप को आत्म बलिदान कर देता है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की जान बचाने के लिए, सर्प की जान बचाने के लिए। इससे गरुड़ या जीमूत वाहन की निर्भीकता का जो है पता चलता है। ठीक, मातृ पितृ भक्त यानी माता और पिता का भक्त था। जीमूत वाहन अपने माता पिता का भक्त है, यानी माता पिता का कहना मानता है, माता पिता को अत्यंत प्रेम करता है माता पिता से। वह उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए उनको वध स्थल पर आया हुआ देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे उसकी विपन्न दशा को देखें। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। उसकी यह गुण उसके मातृ पितृभक्त होने का परिचायक है। जी दयालु, जीमूतवाहन स्वभाव से दयालु है। वह किसी को कष्ट या किसी के कष्ट को नहीं देख पाता। शंखचूड़ की माँ को विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए स्वयं वध स्थल पर पहुंच जाता है और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लेता है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे भाई पांचवें हेडिंग पर आते हैं। तो प्रभावशाली, यह मतलब जीमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है, गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ अहिंसक बन जाता है तथा सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा करता है। विनयशील, जीमूतवाहन विनम्र और विनयशील है। वह सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है तथा अपने व्यवहार से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा श्वशुर दोनों ही उससे अपार खेह या अपार प्रेम करते हैं। उसके बाद निष्कर्ष, अतः कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन त्यागी, परोपकारी, माता पितृ भक्त, दयालु, प्रभावशाली व्यक्ति और निडर या निर्भीक ता का स्वामी है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में, एक दो लाइन में। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं 4-5 हेडिंग बना करके तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वयम भारतीय नामक पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण, यह भी एक महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण है। आइए इसको भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो परिचय, दीपक एक हिंदू छात्र है। गुरु गोविंद सिंह के गुणों से प्रभावित होते हुए भी उसमें जाति की भावना विद्यमान है। उसमें प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं या उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जातिवाद का पोषक, यद्यपि दीपक सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, सिख के 10वें गुरु कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ये पूरा का पूरा वाक्य आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में कैसे पूछा जाएगा, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, या गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कौनवें मतलब किस स्थान के गुरु थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि 10वें गुरु थे। और अगर 10वें गुरु कौन थे तो आपको बताना पड़ेगा गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तथापि उसके या उनके हृदय में गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों की मानवीय सेवा भावना विद्यमान नहीं है। वह हिंदू मुसलमान को पृथक पृथक रखकर देखता है। कौन, दीपक। मध्यावकाश में आफ्ताब के साथ बैठकर भोजन न करके वह अपनी जातिगत भावना को सार्वजनिक कर देता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। यानी वो जातिवाद का पोषक है, यानी जातिवाद में मतलब भेदभाव रखता है। परिवर्तित विचारधारा वाला, उसकी विचारधारा किस प्रकार से परिवर्तित होती है मेरे मित्रों, आइए इस वाले पैराग्राफ में देख लेते हैं। दीपक प्रारंभ में संकीर्ण जातिगत भावना का पोषक प्रतीत होता है, किंतु आफ्ताब द्वारा अपनी प्राण रक्षा किए जाने पर उसकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है और वह जातिवाद की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर सभी धर्मों को एक समान मानने लगता है। कभी वह आफ्ताब के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहता, किंतु कालांतर में वह उसका आलिंगन करता है। ईद के त्योहार पर उसके घर जाकर उसे ईद की बधाई देता है और होली के त्योहार पर आफ्ताब को अपने घर बुलाकर उसका पर्याप्त आदर सत्कार करता है। इस प्रकार से पता चलता है मेरे मित्रों कि जो है क्या कहते हैं, अपना जो दीपक है वह परिवर्तित विचारधारा वाला हो जाता है। ठीक है, इस कहानी से मतलब जो है इस पैरा से हमें यह पता चलता है। शिष्टाचारी, यद्यपि दीपक में जाति पात की हीन भावना तो विद्यमान है ही, किंतु वह अशिष्ट नहीं है, यानी किसी से भी अशिष्टता का व्यवहार नहीं करता, किसी से दुराचार नहीं करता, यानी वह किसी के साथ अशिष्टता का व्यवहार नहीं करता। घायलावस्था में भी उठकर वह आफ्ताब का स्वागत करता है। आफ्ताब
कि रक्तदान द्वारा स्वस्थ होने पर आफ्ताब तो सुधा क्या है साधुवाद देता हुआ वह उसे सच्चा मित्र मान लेता है। होली के अवसर पर अपने घर पर वह आफ्ताब का जोरदार स्वागत करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है लिख देना है शिष्टाचारी में। बुद्धिमान, दीपक एक बुद्धिमान छात्र है। ठीक है, तो उसे सभी धर्मों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है। कक्षा में अध्यापक जी द्वारा पूछे जाने पर वह गुरु गोविंद सिंह के आत्मोत्सर्ग पर प्रकाश डालता है तथा ईद के अवसर पर आफ्ताब के यहाँ अपने मित्रों के मध्य वह ईद के महत्व को बताता हुआ भाईचारे का संदेश देता है। ठीक, यानी कि उससे ये मतलब इस जो है पैराग्राफ से या इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वह बुद्धिमत्ता या पूर्ण छात्र है या बुद्धिमान छात्र है दीपक। ठीक, निष्कर्ष, निष्कर्ष में दो तीन लाइन हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत नाट्यांश में दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके माध्यम से यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया है कि जातिवाद जैसी संकीर्ण मान्यताओं के द्वारा न तो व्यक्ति का कोई उपकार हो सकता है और न ही राष्ट्र का। हमें जातिगत भेदभाव भुलाकर प्रेम से रहना चाहिए। यह संदेश भी उसी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अपने नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अयोतु का पाप संचय पाठ के आधार पर यहाँ पर 4 अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र के चरित्र चित्रण हैं, जिसमें से रमानाथ एक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है आपका सुमेधा का। सुमेधा और रमानाथ जी का चरित्र चित्रण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी को मैंने चौथे और पांचवें स्थान पर रखा है। बाकी आगे देखते हैं क्या इस वीडियो में आता है आप लोगों के लिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पर यौतुक पाप संचय पाठ के आधार पर रमानाथ का चरित्र चित्रण। तो परिचय, प्रस्तुत नाट्यमांश में मतलब प्रस्तुत नाट्यांश में नाट्यांश के पुरुष पात्रों में रमानाथ का प्रमुख स्थान है। ठीक है, पुरुष पात्र में रमानाथ का, महिला पात्र में या पूरे चैप्टर को सुमेधा पर केंद्रित करके बनाया गया है। ठीक, विनय उसका मित्र है जिसकी पुत्री का विवाह रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ है। दूसरे पुत्र के विवाह में अत्यधिक दहेज प्राप्त हो जाने पर रमानाथ की धन लोलुपता बढ़ जाती है। ठीक, और वह अपने मित्र विनय का दहेज न देने के कारण अपमान भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो है रमानाथ पूर्ण रूप से सही भी नहीं है और लास्ट तक आते आते ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। धन लोलुप, यानी वो धन का लोभी है। तो क्या है, रमानाथ अपने कनिष्ठ पुत्र के विवाह के में वधू पक्ष के द्वारा अत्यधिक दहेज तथा घर पर कार्य करने के लिए 2 नौकरानियां दिए जाने पर स्वार्थी एवं लोभी बन जाता है। तो रमानाथ अपने कनिष्ठ पुत्र यानी छोटे बेटे का जब विवाह होता है तो जब वधू आती है तो बहुत सारा दहेज लेकर के आती है और उसके बाद साथ ही साथ 2 नौकरानियां। अब तो इसे देख करके अपना जो है रमानाथ एकदम गदगद हो उठता है कि अब जो है रमानाथ लिखा है रमानाथ, तो अब जो है यहाँ पर 2 नौकरानियां हैं। तो उसी प्रकार तथा सुमेधा की ओर से उसका मन परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, शब्द त्रुटियां कुछ कुछ हैं टाइपिंग में, फिर भी उसको ध्यान ना देते हुए आप कहानी पर फोकस करिए कि जो सुमेधा जब आती है, सुमेधा बड़े बेटे की पत्नी है और छोटे बेटे की पत्नी वधू जब अत्यधिक दहेज और क्या कहते हैं 2 नौकरानियां लेकर के आती है, तब जो है रमानाथ को कहीं ना कहीं लगता है कि सुमेधा के घर से मुझे पर्याप्त दहेज नहीं मिल पाया है। तो इस कारण से वो थोड़ा सा उसके प्रति अपने मन को दबा लेता है और उसका मन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। किसके प्रति? सुमेधा के प्रति। अब देखते हैं आगे, त्रुटियों को सुधारने वाला। रमानाथ स्वार्थवश अपने समधि तथा मित्र विनय का अपमान भी करता है। ठीक है, उसके बाद किंतु दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात वह बहुत पश्चाताप करता है। अंततः अपने मित्र विनय से अब क्या है, अपनत्व पूर्ण मृदु व्यवहार करता है। अब उसके बाद निर्दयता पर आते हैं। धन के लोभ में रमानाथ अपने मित्र विनय से यह प्रार्थना करने पर भी कि वह निर्धन होने के कारण अपनी पुत्री का पालन नहीं कर पाएगा, उससे अपनी पुत्री को अपने घर ले जाने के लिए कहता है। तो अब उसके बाद ये यानी वह एक प्रकार से निर्दयी है, इससे पता चलता है इन वाक्य जो है। अब क्या है, गुणग्राही तथा शांति का इच्छुक। रमानाथ गुणग्राही है, वह सुमेधा के गुणों को पहचान कर उसका आदर भी करता है और घर की शांति बनाए रखने के लिए वह सुमेधा का अपमान करने वाली अपनी पत्नी रंभा को वह कुछ नहीं कहता। वह सुमेधा को अपमान अत्याचार से सुरक्षित रखने के लिए ही अपने पुत्र के लौट आने तक सुमेधा को अपने पिता के घर पहुंचवाना चाहता है। यानी कि जो क्या कहते हैं रमानाथ है वह गुणग्राही भी है, साथ ही साथ शांति का इच्छुक भी है, परिवर्तित विचारधारा वाला। किसी समय रमानाथ धन को ही सब कुछ समझता था। ठीक, और उसके सामने मानवीय गुणों
शील, सुसंस्कारिता, सुसभ्यता को तुच्छ, किंतु कालांतर में किसी विचारधारा में परिवर्तन उसकी विचारधारा में परिवर्तन हो जाता है और तब वह मानवीय गुणों को ही श्रेष्ठ मानने लगता है। उसकी परिवर्तित विचारधारा का यह परिणाम है कि वह किसी समय अनाहत पुत्र वधू एवं समधि को अपने सिर आंखों पर बिठा लेता है। ठीक। अब उसके बाद निष्कर्ष तौर पर आप क्या कह सकते हैं कि यथा कहा जा सकता है कि रमानाथ जहां निर्दयी, धनलोलुप इत्यादि दुर्गुणों का वाहक है, वहीं वह गुणग्राही और अपनी त्रुटियों को में सुधार करने वाला भी है। विचारशीलता से वह इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है तथा तत्पश्चात क्या है तथा पश्चाताप भी करता है। अंततः वह समझ लेता है कि दहेज रूपी धन पापों का संग्रह ही है। ठीक इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब जो है अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कथा नाटक कौमुदी के पात्र के चरित्र चित्रण पर आते हैं सुमेधा का। तो देख लेते हैं यहाँ पर यो तो का पाप संचय पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण कीजिए। परिचय। प्रस्तुत नाट्यांश का ताना बाना सुमेधा को लेकर ही बुना गया है, यानी कि जो नाट्यांश है, जो कथा है, यह सुमेधा पर ही केंद्रित है। एक तरीके से वह ही नाटक की प्रमुख पात्र भी है या नायिका है। संपूर्ण कथा उसके चारों ओर ही घूमती है। वह विनय की पुत्री एवं रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू है। किसकी पुत्री है? विनय की। किसकी ज्येष्ठ पुत्रवधू है? तो रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू है और विनय की पुत्री। वह भारतीय नारी के सद्गुणों की वाहक आदर्श नारी है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। सेवा परायणा, तो भारतीय नारी की सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करने वाला गुण उसकी सेवा परायणता ही है। वह अपनी ससुराल को ही स्वर्ग मानती है और तथा सास ससुर को देवता मानकर उसकी पूजा करती है। सुमेधा अनेक कष्टों के होते हुए भी अपने पति का गृह त्याग कर अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती तथा साथ ही अपने पिता के मुख से अपने निर्दयी ससुर की निंदा भी नहीं सुनना चाहती। अपने ससुर की प्राण रक्षा वह अपना रक्त देकर करती है। यह उसके सेवा परायणा होने का प्रबल प्रमाण है। इस प्रकार से आप सेवा परायणा को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो हेडिंग मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सुसंस्कृत एवं विनम्र। सुमेधा का संपूर्ण व्यक्तित्व उसकी नम्रता के पावन जल से स्नान कर कांतिमान हो उठा है। वह प्रताड़ित किए जाने पर भी अपनी विनम्रता को नहीं त्यागती। उसकी विनम्रता का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को तब मिलता है जब वह अपने माता पिता जब वह अपने पिता को ससुर की निंदा करने से यह कहकर रोकती है कि कृपया मम श्रद्धेश्व सुर माधि क्षिपतु भवान। यानी कि यहाँ पर इसका यह कहकर रोकती है कि उसके सुसंस्कृत होने का प्रमाण तो कदम कदम पर मिलता है। किसी समय उससे दुर्व्यवहार करने वाली सास रंभा उसकी सुसंस्कारिता, सुसभ्यता इत्यादि से प्रभावित होकर स्वयं कह उठती है, स्पष्टीकरोमि सुमेधाम प्राप्य वयम धन्या। यानी कि सुमेधा को प्राप्त करके हम लोग धन्य हो गए हैं। इस प्रकार से वह स्पष्ट करती है यह वाक्य कह करके। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्या लिखा गया है? विचारशीला। क्या लिखा गया है? सुमेधा क्या है? प्रगतिशील विचारधारा वाली भारतीय नवयुवती है। उसका मानना है कि सम्मान के इच्छुक माता पिता को अपने समान स्तर के परिवार में ही पुत्र पुत्री का विवाह करना चाहिए। अपने पिता से कहा गया उसका यह वाक्य इस बात की पुष्टि करता है। सम्मा सम्मान्य इच्छुक समान स्तर परिवार एवं कन्या प्रदेया। इस प्रकार से जो है यह वाक्य उसकी पुष्टि करता है कि वह विचारशीला कन्या है। अब जो है विदुषी एवं गुणवती। सुमेधा निर्धन परिवार की जो है जहाँ पर कम धनी पैसा वैसा जहाँ पर नहीं है, पूंजी अधिक नहीं है, यानी निर्धन परिवार की कन्या तो अवश्य है, किंतु वह विदुषी और गुणवती है। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर ही रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र ने उससे प्रेम विवाह किया था। नाटक के अंत में रमानाथ ने विनय से वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हुए ठीक ही कहा था। उस समय सुमेधा का जीवन दुखमय हो गया था। उसके त्याग, विनम्रता आदि गुण उसके लिए शत्रुवत हो गए थे। उसका दुख मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने अपने पुत्र के प्रवास से आगमन तक अपनी पुत्रवधू को धरोहर के रूप में तुम्हें समर्पित करने का निश्चय किया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं, निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुमेधा पूर्णतया आदर्श भारतीय नारी है। प्रस्तुत नाट्यांश में वह सर्वगुण संपन्न एवं सर्वप्रिया वधू के रूप में चित्रित की गई है। समाजोत्थान
के लिए सुमेधा जैसी जैसी ही सुयोग्य वधुओं एवं माताओं की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। इस प्रकार से यहाँ पर टॉप 5 अत्यंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र के चरित्र चित्रण हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर जो है संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी के आधार पर 6 से 10 तक के जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, तो मैंने जैसा कि कहा आप उन 5 को सबसे पहले तैयार करिए। अगर आपके पास समय है तो इन 5 को भी तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप कोई भी 7 तैयार कर लीजिए, ठीक है। 5 ना तो 10 करिए ना तो 5 करिए, 7 तैयार कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। इनमें से कोई भी 2 उठा लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 मस्ट हैं, यानी उसको तो छोड़ करके नहीं जाना है। बाकी इनमें से कोई भी 2 या 3 उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसको मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा, इसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 9598509664 पर। अगर आप इस पर मुझे मैसेज करते हैं तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं छठे का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये पहले पेज का है, कार्डिको जीमूत वाहन के पाठ के आधार पर शंखचूड़ का चरित्र चित्रण। तो अब यह फिनिश होता हुआ अब 7वां देख लेते हैं, शंखचूड़ का चरित्र चित्रण। यहाँ पे सलजम वाला सा रहेगा, या तालब बिसा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको 4 स्थान भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से शंखचूड़ देखो यहाँ पर। तो ये पहला पेज हो गया और दूसरा पेज यहाँ पर फिनिश होता हुआ। अब देखते हैं 8वां अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्ताब का, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वयम भारतीय पाठ के आधार पर आफ्ताब का चरित्र चित्रण। तो आफ्ताब किस जो है कहते हैं किस अध्याय का पात्र है, तो किस अध्याय का पात्र है मेरे मित्रों, वयम भारतीय नामक पाठ का या अध्याय का पात्र है। 9वें पर आते हैं, तो का पाप संचय आधार पर इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर 9वां का स्क्रीनशॉट आपने आई होप कि ले लिया होगा। अब जो है 10वें पर आते हैं, तो यौतुका पाप संचय पाठ के आधार पर विनय का चरित्र चित्रण, ये आखिरी चरित्र चित्रण है। और तो यहाँ पर 10वां यथुका पाप संचया पाठ के आधार पर रंभा का चरित्र चित्रण। तो रंभा का चरित्र चित्रण यहाँ पर 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर फिनिश होता हुआ आपका पूरा का पूरा पहला टॉपिक पात्र का चरित्र चित्रण। अब बिना किसी देरी के हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है टॉपिक 2 प्रश्न का संस्कृत उत्तर। तो आइए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के उत्तर को। तो टॉपिक 2 पर आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। दूसरा टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा, मैं दूसरा टॉपिक संस्कृत का उत्तर लेकर के आऊंगा। तो वही दूसरा टॉपिक है मेरे भाई। इस पर देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। लगभग 30 सवाल हमने संस्कृत उत्तर पर रखे हैं और 30 सवाल जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पर। अगर आपने इन टोटल 60 क्वेश्चंस को लगभग 10 से 15 मिनट में मैं इसको करा दूंगा। इसको अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो उसके बाद मेरे भाई आपके जो है 2+3 दो 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, यानी 10 से 15 मिनट में आप 5 नंबर आराम से पक्के कर लोगे। तो इसको भी आपको इत्मीनान से देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे भाई जो है जो भी मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं आपको सारांश बताया, मतलब पात्र का चरित्र चित्रण बताया एक तरीके से, तो अगर आपने उन चरित्र चित्रण को अच्छे से पढ़ लिया तो यह सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब मक्खन हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन सवालों को भी देखते हैं। तो क्या है, सुपरागः कः आसीत्, सुपराग कौन था, तो सुपरागः नौसारथी आसीत्, ठीक है। बस एक एक शब्द में उत्तर देना है, बहुत विस्तृत उत्तर नहीं देना है, सिंपल सा उत्तर देना है और उसके बाद आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सुमेधा कस्य तनया आसीत्, सुमेधा किसकी पुत्री थी, तो मेरे भाई सुमेधा जो है विनय की पुत्री थी, तो विनयस्य तनया आसीत्। रमानाथस्य रक्तम का अददात, यानी रमानाथ जी को रक्त यानी खून किसने दिया, तो सुमेधा ने दिया, ठीक है, सुमेधा ददात। उसी प्रकार से लिखना है, रंभा कस्य भार्या, रंभा किसकी बहू थी, तो रंभा रमानाथस्य भार्या। पुतलीबाई स्वभावेन कीदृशी आसीत्, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, पुतलीबाई स्वभावेन धर्मरता व्यवहारे चतुरा स्वभावतो मधुर परम पवित्रता च आसीत्। बस इतना भी आप लिख सकते हो, पुतलीबाई स्वभावेन धर्मरता व्यवहारे चतुरा च आसीत या पवित्रता च आसीत, ठीक इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको जो है 6वें प्रश्न में
महात्मनः पितुः नाम किम आसीत्। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर से जरूर आ सकता है। तो महात्मनः पितुः नाम करमचंद गांधी आदि, एक ना एक सेट में जरूर से जरूर आएगा। वैसे तो एक सेट से ज्यादा ही सेट में आएगा, लेकिन मिनिमम एक सेट में ये सवाल जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो विद्यालय निरीक्षक कहाँ आसित, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। गाइल्स आसित, यानी कि पहला जो महात्मा गांधी नामक जो चैप्टर है, अगर आपने उसका पात्र का चरित्र अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये आपके लिए एकदम मतलब अ, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज मेरे भाई, ये पहला चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कथा नाटक कॉमेडी का, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेने की गलती मत करिएगा। तो धूमयानेन गांधी कुत्र गतः, तो महात्मा गांधी ने धूमयानेन प्रीटोरिया नगरम गतः, कहाँ गए, प्रिटोरिया नगर गए। श्लोकस्य चरीय क्या है, तुरीय चरणम, श्लोकस्य तुरीय चरणम केन पूरितम, तो श्लोकस्य तुरीय चरणम कालिदासेन पूरितम। उसके बाद भोजः कस्या नागर्याः राजा आसीत्, तो भोजः धरा नगर्याः राजा आसीत्, ठीक है। उसके बाद भोजस्य कस्मिन् स्थाने वेदना जाता, तो भोजस्य कपाले वेदना जाता। उसके बाद 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्या है, भोज प्रबंधस्य प्रणेता कः आसीत्, भोज प्रबंधस्य प्रणेता बल्लाल सेन आसीत्। कौन थे, तो बल्लाल सेन थे। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। तो सिंहः राजानं किम अवदत्, तो कष्टः किम इदत्, क्या है, किम एतद्, ब्रूहीति राज्ञा पृष्टः जगात् भूपते, अहं धनदस्य सखा सातौ नामा यच्छोयस्मि। इस प्रकार से इसका आंसर भी आपको लिख देना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इसी को याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये 15वां सवाल, और इसको बाकी के सभी सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है। दीप कर्णेः भार्यायाः नाम किम, तो दीप कर्णेः भार्यायाः नाम शक्तिमती आसीत्। विजयादशमी महोत्सव किम शिक्षयति, विजयादशमी महोत्सव शिक्षयति यत् सर्वदा असत्यस्य परि उपरि सत्यस्य विजयो भवति, यानी विजयदशमी में क्या सिखाता है कि जो है सदैव असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है, हमेशा मतलब असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है। अब उसके बाद क्या है, कथा सरित सागरस्य रचयिता कः आसीत्, तो कथा सरित सागरस्य रचयिता सोमदेवः आसीत्। बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जुमित वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, जीमूत केतुः पुत्रः आसीत्। नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः किम नाम आसीत्, तो नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः हर्षवर्धनः आसीत्। जीमूतवाहनः कस्य वंशस्य तिलकः आसीत्, जीमूतवाहनः जीमूतकेतुः वंशस्य तिलकः आसीत्। सुपरागः वणिक्जनान् किम् उवाच, सुपरागः वणिक्जनान् उवाच अस्यापि नः कश्चित् प्रतीकार विधेः प्रतिभाति इति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख धर्मस्य दसमो गुरु का आसीत्, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। स्वाभाविक सा सवाल है और आसान सवाल है, इसका जवाब गुरु गोविंद आसीत्। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह कह आशीत, तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी सवाल आ सकता है। शंखचूड़ कह आशीत, शंखचूड़ कौन था, शंखचूड़ एक नागा आशीत। गरुड़ेन कह व्यापादित, गरुड़ेन जीमूतवाहन व्यापादित। नागानंदस्य 25वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नागानंदस्य प्रेतु किम नाम आशीत, अभी यही सवाल मैंने शुरू में भी बताया, तो वही कॉपी होके आ गया है। हर्षवर्धन। महात्मा गांधी किम नाम आशीत, तो महात्मा नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत, या महात्मनः पूर्ण नाम की आसीत, तो पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेबे, महात्मा गांधी पोरबंदर नामनेना नगरे जन्म लेबे। उसके बाद जो है 28वें प्रश्न पर आते हैं, तो 28वां प्रश्न है गाइल्सा का आशीत, तो गाइल्सा विद्यालय निरीक्षक आसीत। महात्मा गांधी महानुभावस्य मातुः नाम किम, तो मोहनदासस्य मातुः नाम पुतलीबाई आशीत, क्या था, पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। और उसके बाद केन नाटकेन तस्य हृदय परिवर्तन, तो हरिश्चंद्र, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिश्चंद्र नाटक को देख करके इनका हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। उसके बाद चलते हैं, इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैं अगर आपको बार बार बोल करके बताऊं ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वाला इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। लगभग यहाँ पर जो भी मैं सवाल रखता हूँ, इतने कम टाइम में अगर मैं 5 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पर महत्वपूर्ण ही रखूंगा, ठीक है। और
इस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपका एक भी सवाल छूटे ना बोर्ड एग्जाम में। 95 प्लस का अगर वादा किया है तो 95 प्लस आराम से इसी पीपीटी से आएंगे, बस बजाय इसके आपको पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी करना है इसको, ठीक है। सीरियसली अगर आप पढ़ते हो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपको 90 से कम कोई अंक दे दे। ऐसा ऐसा कोई पेपर नहीं बनेगा कि 90 से कम अंक आए, लगभग उससे ऊपर ही आएगा आपके लिए। तो आपको बस कंप्लीट मेहनत करना है, ट्रस्ट करना है बस। उसके बाद आपको सबसे मेरे ऊपर से ज़्यादा आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कहाँ से, आपको खुद सोचना चाहिए कि किस चैनल पर चीज़ें सही से पढ़ाई जा रही हैं, किस चैनल पर नहीं, आपको स्वयं से सोचना है। और मेरे भाई साथ ही साथ कहाँ पर अच्छा कंटेंट बताया जा रहा है, कहाँ पर नहीं, उसको भी आपको खुद ही जानना है, ठीक है। आपको जब आप खुद जाने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं यह अध्यापक अच्छे हैं या मतलब कंटेंट अच्छा देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़ो, हो सकता है मेरे साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ना करे, या मेरी मतलब मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको मतलब उस हिसाब से अच्छे तरीके से ना समझ में आए। तो जिस भी चैनल पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसी चैनल से आप पढ़िए। ऐसा कुछ मैं बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मेरे चैनल से पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, आपकी इच्छा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बजाय इसके मेहनत करिए मेरे भाई। मेहनत मायने रखता है, आपका रिजल्ट मायने रखता है, ठीक है। वो कौन पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, वो मायने नहीं रखता। आपने किस बुक से पढ़ा, किससे नहीं पढ़ा, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका रिजल्ट। एट द एंड रिजल्ट मायने रखता है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो अपना तीसरा टॉपिक क्या है मेरे भाई? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? महात्मनः पितुर्नाम किम आसीत, या डॉट 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 आसीत। तो महात्मा पितुर नाम जो है करमचंद गांधी आसीत। उसके बाद मेरे मित्रों जो है दूसरे सवाल पर आते हैं, पुतली गांधी न माता आसीत। अभी हमने पुतली बाई जी के बारे में देखा, तो वो उनकी क्या थी? माता थी, ठीक है। का विकल्प सही हो जाएगा। फिर तीसरे सवाल पर आते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत टफ नहीं है। संस्कृत बहुत आसान है, कला से भी आसान है। अगर आपने जो है मिस्टेक कर दी कि नहीं मेरा कला होना चाहिए था, संस्कृत कैसी हो गया, तो मेरे भाई संस्कृत सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। कला से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। कला तो आसान है, लेकिन साथ ही साथ संस्कृत को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वो उस इसमें मतलब अंक लाना आसान है। वैसे तो पढ़ने में तो मतलब हवा टाइट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है? गांधी महोदय दक्षिण अफ्रीका देशम कदा व्यसृजन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? तो 1914 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्या है? चिकित्सकस्य किम कार्यमस्ति, यानी चिकित्सक का कार्य क्या होता है? का दानव चिकित्सा, रोगी दर्शनम, पशु चिकित्सा, रुग्णस्य चिकित्सा, यानी रोगियों का जो है इलाज ही क्या है? चिकित्सा का एक अच्छे चिकित्सक या डॉक्टर का कार्य क्या रहता है? रोगियों का इलाज करना, ठीक है। तो रुग्ण चिकित्सक। सातवाहना कहा से सातवाहना एक जो है मेरे मित्रों नृपः आसीत। सातवाहना क्या था? एक नृप राजा था। उसके बाद क्या है? कथा सरित सागर रचयिता सोमदेवः बल्लाल सेन, विष्णु शर्मा या विशाख दत्ता। तो मेरे मित्रों इसका भी का विकल्प सही हो जाएगा, सोमदेवः। उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी ने कुत्र जन्म ले भी? पोरबंदर नगरे। विद्यालय नृत्य का गायल सभी हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं, तो ये आसान है, आप आराम से दे सकते हैं। सुमेधा रमानाथस्य पुत्री आसीत। इसका विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा, 9वें का। उसके बाद 10वें सवाल पर आते हैं, रमानाथाय रक्तम का ददात। तो रमानाथ को सुमेधा ने रक्त दिया। उसके बाद विनय रमानाथस्य मित्रः आसीत। उसके बाद यौतुक पाप संचयित नाटकस्य नायिका आसीत। तो नायिका सुमेधा, जाहिर सी बात है सुमेधा ने ही, सभी अच्छे कर्म सुमेधा के द्वारा ही किए गए हैं इस नाटक में। तो उसकी नायिका भी स्वाभाविक सी चीज है, यही रहेंगी। और इन्हीं पर लगभग इन्हीं को केंद्रित करते हुए इस मतलब नाटक को बनाया गया है। और उसके बाद मेरे मित्रों भोज प्रबंधस्य रचयिता बल्लाल सेनः आसीत। उसके बाद क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। तो मेरे मित्रों इसका जवाब हो जाएगा महाभारते या रामायणे या पुराणे या गीतायाम। तो घ विकल्प गीतायाम हो जाएगा। सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह कतमः गुरु आसीत। तो 10वें गुरु थे, ठीक है। और सिख धर्म से 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। वही सवाल है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान देना है कि बस एक वाक्य आपको पता होना चाहिए, सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, ठीक है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। बाकी किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा आप करके आओगे, ठीक है। उसके बाद अवताबः कस्य पाठस्य पात्रः अस्ति। तो जाहिर सी बात है वयम भारतीय अवताब किस पाठ के जो है पात्र हैं? तो अवताब जो है, अवताब
जो है वयम भारतीय नामक पाठ के पात्र हैं। अहम तब परीक्षा शुल्कम दास्यामि इति कथयत, तो पीटर ने कहा, यह कथन पीटर ने कहा। सुपरागः का आसीत, तो सुपरागः एक नौसारथी था। उसके बाद गांधी महोदय कदा धराम विहाय स्वर्गम गतः, कब जो है इस पृथ्वी को छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त हुए, तो सन 1948 तमें प्राप्त, यानी सन 1948 ईस्वी में उसे उसे धूमयानेन गांधी कस्य नगर से, तो अभी हमने देखा प्रिटोरिया नगर से। उसके बाद यह जीमूत वाना कस्य पुत्र आसी, जीमूत केतु पुत्र आसीत। उसके बाद शंखचूड़ा कहा आसी, शंखचूड़ा जो है एक नाग था। नागानंद से नाटक से रचयिता कहा आसीत, तो हर्षवर्धन। नागानंद से नाटक से रचयिता मेरे मित्रों इसका हर्षवर्धन हो जाएगा। उसके बाद गरुड़ेन व्यापादिता है, गरुड़ेन जो है जीमूत वाहन शंखचूड़ा जीमूत केतु या सर्वाह, तो यहाँ पर जो है गरुड़ेन जीमूतवाहन है व्यापादित। ठीक है, उसके बाद 25वें का हमने का विकल्प मार दिया। अब 26वें सवाल पर आते हैं। नागानंदम इति नाटके अंका संति, तो 5 नाटक थे। 26वें का भी का विकल्प सही हो जाएगा। 27वें पर आते हैं। जातक माला रचना जो है किसकी थी, तो जातक माला रचना आपकी जो है मेरे मित्रों 27वें का विकल्प का सही हो जाएगा, आर्य सूरज। 28वें पर आते हैं। गांधी ने पूर्ण नाम की मासित, तो गांधी का पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। उसके बाद आखिरी के 2 प्रश्न। किम नाटकम दृष्ट्वा गांधी न हृदय परिवर्तनम, तो किसके नाटक देख करके गांधी का हृदय परिवर्तन हुआ। हरिश्चंद्र नाटक देख करके। अध्यापक अफ्ताबम कश्चित् चरित विषये प्रश्नम अपृच्छत, तो बुद्ध के चरित्र के विषय में अफ्ताब से अध्यापक जी ने प्रश्न पूछा, तो ख विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे मित्रों जो है आपका पूरा का पूरा जो है कथा नाटक, संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी फिनिश हो गया। जैसा कि मैंने कहा था, इसके बाद आपको कोई भी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, और मेरे मित्रों इसी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। 1-2 मिनट में आप कुछ है जो है थोड़ा सा जानकारी दे दूं। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने जो है, अगर ये मेरी पहली वीडियो आपके पास पहुंची है या आपने पिछले के वीडियोस को नहीं देखा, तो स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मेरे मित्रों मैंने संपूर्ण संस्कृत को 5 दिनों में खत्म किया है, टारगेट 95+। तो उस पर क्लिक कीजिए और पूरा का पूरा जो है सीरीज प्रॉपर फॉलो करिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।